हमें सबसे पहले हमको क्या देखना है, रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे लिखा जाता है, सपोज करो कि आपके पास कोई केमिकल रिएक्शन है जिसमें ये रिएक्टेंट है और वो क्या बना रहा है, प्रोडक्ट बना रहा है, और अगर आपको रेट ऑफ रिएक्शन लिखनी है तो रेट का मतलब क्या होता है, आप मेरी बात समझिएगा, मैं जो बोलने की कोशिश कर रहा हूं। मान लीजिए आप गाड़ी पर जा रहे हो, ऐसे भुम भुम ऐसे करके मान लो गाड़ी पर जा रहे हो, ठीक है। अब ना सपोज करो कि आपके पापा ने कॉल किया और कॉल करके पूछा, ओए लड़के, लड़की से भी पूछ सकता है, ओए लड़की क्या स्पीड है तेरी। सो अगर आप गाड़ी पे चल रहे होगे, ठीक है, और अगर आप बोलो, क्योंकि पापा तो बोलते हैं कि धीरे चलाया करो गाड़ी, और तुम 110 120 की स्पीड पे भगा रहे हो, तो अगर तुमसे पापा पूछे तुम्हारी स्पीड क्या है जब तुम चल रहे हो, तो बोलोगे पापा पापा 70 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रहा हूं। फिर पापा डांटेंगे नहीं धीरे चला, है ना। अब पहली कंडीशन तो ये कि तुमने जो रेट बताई, तुम्हारी स्पीड बताई, रेट का मतलब स्पीड, तो तुमने जो तुम्हारी स्पीड बताई वो पॉजिटिव बताई, 70 किलोमीटर पर आवर। अच्छा मान लो तुम ना सिग्नल पे खड़े थे, सिग्नल आ गया रेड सिग्नल, तुम रुके हो, या फिर किसी अगर सिटी में रेड सिग्नल नहीं है तो भैंस ने गोबर कर दिया जो पूरी सड़क पे फैला हुआ है, अब तुम रुके हो वहां पे, ठीक है, और भैंस भी खड़ी है, 2-4 भैंसें खड़ी हैं और तुम रुके हो सामने उसके। अब पापा का कॉल आ गया, पापा पूछते हैं हाँ भाई कितनी स्पीड है तेरी, तो तुम क्या बोलोगे 0 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि मैं तो रुका हुआ हूं। पापा बोले मैं तो चल ही नहीं पा रहा, सामने भैंस ने गोबर किया हुआ, आई कांट गो। सो अब तुमने क्या किया, 0 किलोमीटर पर आवर स्पीड बताई। क्या कोई ऐसा सिनेरियो हो सकता है जिसमें आप स्पीड बताओ -, किलोमीटर पर आवर? नहीं, आपकी स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, समझ में आ गया यार। पॉजिटिव होगी, अगर रुके तो 0 होगी, नेगेटिव तो कभी नहीं हो सकती। क्या सोच के बताओ, आपकी स्पीड कभी नेगेटिव हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। स्पीड और रेट कैन नॉट बी नेगेटिव, स्पीड और रेट कैन नॉट बी नेगेटिव। अब मेरी बात ध्यान से सुनना जो मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। अब यहां पर क्या हुआ, हम तो केमिकल रिएक्शन में क्या देखते हैं कि भैया एक रिएक्टेंट है एक प्रोडक्ट है, तो अब सवाल है कि इसकी रेट या इसकी स्पीड को कैसे लिखा जाएगा। तो देखो ये आपको भी पता है केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट जो धीरे धीरे कम होता है और प्रोडक्ट धीरे धीरे बढ़ता है। अगर आप इसका ग्राफ बनाना चाहो तो आपको पता है केमिकल रिएक्शन में क्या चीज चेंज होती है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो यहां पर वैसी रेट नहीं लिखी जाती है कितने किलोमीटर पर आवर, यहां पर लिखोगे कितना कॉन्सेंट्रेशन पर टाइम, कितना कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, वही रेट होती है। आगे समझ में। तो अगर कोई पूछे कि केमिस्ट्री के अंदर रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखी जाती है, दैट इज चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ऐसी लिखी जाती है कि टाइम के रिस्पेक्ट में कॉन्सेंट्रेशन कैसे चेंज हो रहा है। अब मजे की बात, यहां पर दो ऐसी चीजें जिनका कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगा, रिएक्टेंट का भी चेंज होगा और प्रोडक्ट का भी चेंज होगा। पहले रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट तो है नहीं, धीरे धीरे रिएक्टेंट घटेगा और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी। इस हिसाब से अगर ग्राफ बनाएं कॉन्सेंट्रेशन का, जरा ध्यान से समझना, कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ बनाएं और मान लो रिएक्टेंट के लिए बनाएं तो रिएक्टेंट का ग्राफ धीरे धीरे क्या होगा, मान लो कि तुमने इनिशियली टाइम t=0 पर कितना रिएक्टेंट ले रखा था, उसकी कॉन्सेंट्रेशन इतनी थी, t=0 पर इतनी कॉन्सेंट्रेशन थी, तो उसको बोलेंगे R0। क्या बोलेंगे? R0 इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे रिएक्टेंट। धीरे धीरे ये कॉन्सेंट्रेशन घटने लगती है टाइम के रिस्पेक्ट में। और कोई भी चीज, ये रियल दुनिया में कोई भी चीज लीनियरली नहीं घटती है, समझ में आ गया। उसमें कुछ ना कुछ एरर्स होती हैं, कुछ ना कुछ फ्रिक्शंस होते हैं, तो वो लीनियरली नहीं घटती, हमेशा ये एक्सपोनेंशियली डिकेइंग ग्राफ आता है। ये हो गया किसका ग्राफ बनाया मैंने, ये रिएक्टेंट का ग्राफ बनाया मैंने। रिएक्टेंट धीरे धीरे टाइम के रिस्पेक्ट में घटने लगता है जैसे जैसे केमिकल रिएक्शन प्रोसीड करती है। अब आते हैं प्रोडक्ट पर। अब आप खुद से सोचो कि जब रिएक्टेंट t=0 पे केमिकल रिएक्शन शुरू ही नहीं है तो प्रोडक्ट बनेगा क्या? नहीं। तो t=0 पे प्रोडक्ट कहां पर होगा? यहां पर। t=0 पे प्रोडक्ट कहां पर होगा? यहां पर, क्योंकि प्रोडक्ट तो बनना ही शुरू नहीं हुआ। धीरे धीरे जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ेगी, रिएक्टेंट घटेगा तो प्रोडक्ट धीरे धीरे बढ़ेगा। आया समझ में? अगर रिएक्टेंट धीरे धीरे घटेगा तो प्रोडक्ट धीरे धीरे बढ़ेगा। आ गया समझ में? ये किसके लिए बनाया मैंने? प्रोडक्ट के लिए। आया समझ में? अब मजे की बात देखो, रिएक्शन में साइमल्टेनियसली एक चीज घट रही है, दूसरी चीज बढ़ रही है। ये देखो, ये धीरे धीरे घट रहा है, रिएक्टेंट धीरे धीरे घट रहा है, प्रोडक्ट धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो इसका मतलब आप पूरी केमिकल रिएक्शन की जो रेट है वो रिएक्टेंट के केस में भी लिख सकते हो और प्रोडक्ट के केस में भी लिख सकते हो, है ना।
और रेट कैसे लिखी जाती है मैंने आपको अभी बताया, रेट का मतलब होता है चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ऐसे लिखा जाता है। तो अब मजे की बात देखना, अगर आप प्रोडक्ट के केस में लिखना चाहो रेट ऑफ रिएक्शन तो कैसे लिखोगे, दैट इज प्लस का साइन लगाओगे। प्लस का साइन वैसे लगाने की जरूरत नहीं है, वो होता क्या है, रेट हमेशा पॉजिटिव ही लिखी जाती है, पर मैंने दिखा दिया कि प्रोडक्ट के केस में होता क्या है, प्लस का साइन लगाओ। क्यों लगाओ मैं आपको थोड़ी देर में बता देता हूं। फिर क्या लिखोगे, डी प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन में चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इस तरह से रेट ऑफ रिएक्शन लिखा जाता है प्रोडक्ट के केस में। समझ में आ गया, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन टाइम के रिस्पेक्ट में कितनी चेंज हो रही है, वही रेट ऑफ रिएक्शन है। और मजे की बात, अगर आपको रिएक्टेंट के केस में लिखना है तो रिएक्टेंट के केस में रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखी जाती है, आपको माइनस का साइन लगाना होता है। मजे की बात यह है कि आप माइनस का साइन क्यों लगा रहे हो, रेट तो कभी नेगेटिव होती ही नहीं है। मजे की यही बात है कि यही नेगेटिव साइन एक्चुअली रेट को पॉजिटिव बना रहा होता है। कैसे मैं आपको बताता हूं, यहां पर आगे फॉर्मूले को पूरा करते हैं, डी रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन में चेंज डिवाइडेड बाय dt। अब आप कहोगे सर आपने थोड़ी देर पहले कहा था रेट कैन नेवर बी नेगेटिव, बट आप तो यहां पर नेगेटिव का साइन लगा रहे हो। समझ में आता है, ये क्या हो गया सर, आप उल्लू बना रहे हो। तो उल्लू के पट्टों में उल्लू नहीं बना रहा हूं, कैसे बताता हूं, जरा सोचो। ये एक्चुअली नेगेटिव साइन पूरी टर्म को पॉजिटिव बना रहा है। कैसे मैं आपको बताता हूं, सपोज करो कि तुमको रेट ऑफ रिएक्शन निकालना था किसके रिस्पेक्ट में, रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब मैं आपसे क्या कहता हूं जरा समझना, अगर आपको रेट निकालनी है तो आपको दो इंस्टेंट पे रेट चाहिए, सही है। तो जरा ध्यान से समझना, मैं मान लेता हूं कि भैया इनिशियली रेट कितनी थी, इनिशियली रेट थी 100, इनिशियली की रेट कितनी थी 100, समझ में आ गया। धीरे धीरे वो घटती गई, ये पर्टिकुलर टाइम पे रेट कितना हो गया जरा समझना, ये टाइम t=0 पे रेट कितना था, रेट था 100, समझ में आ गया। ये है टाइम, मान लो t=10 मिनट, कितना है 10 मिनट, उस टाइम पे रेट जरा समझना, कॉन्सेंट्रेशन बेसिकली, ये तो कॉन्सेंट्रेशन है रेट नहीं, जरा ध्यान से इसको समझना। t=0 पे मैं मान लेता हूं इसकी वैल्यू कितनी थी 100, कितनी थी 100, समझ में आ गया। R0 मतलब कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू 100 थी, धीरे धीरे कॉन्सेंट्रेशन इस पर्टिकुलर 10 मिनट में कॉन्सेंट्रेशन घट के कितना हो गया 50। आ गया समझ में, दोबारा समझाता हूं, आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, मान लो t=0 पे आपके पास कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू कितनी थी 100, 10 मिनट में कितनी रह गई 50, तो 100 से 50 पे चली गई 10 मिनट में, ये तो मालूम पड़ गया। अब आपसे कहता है इसके हिसाब से रेट निकालो। अगर आप रेट निकालने बैठे और आपने ये सोचा, जरा ध्यान से, कैसे निकालोगे, C2 - C1 अपॉन T2 - T1, आप तो ऐसे ही निकालोगे, फाइनल रेट माइनस इनिशियल रेट, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। जो आप ये निकालने बैठोगे तो आप देखो C2 की वैल्यू कितनी है 50, 50 - 100 अपॉन फाइनल टाइम कितना है 10 - 0। देखो फाइनली वो कितने पे पहुंच गई 50, पहले कितने पे थी 100 पे, कितने टाइम में 10 मिनट में, पहले कितना था 0, तो 50 - 100 10 - 0, इस हिसाब से तो आपकी रेट का आंसर कितना निकल रहा है 50 - 100 यानी कि माइनस का 50/10, तो माइनस का 5 आ रहा है ये तो। अब इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप फॉर्मूले में माइनस नहीं लगा रहे हो तो आंसर तो माइनस में आ रहा है, और अगर आंसर माइनस में आ रहा है तो रेट तो माइनस में आ रही है, तो गलत बात है। इसीलिए हम बाहर क्या करते हैं, माइनस का साइन एक ऑलरेडी लगा के चलते हैं। अगर मैं ऑलरेडी बाहर एक माइनस का साइन लगाऊं तो पूरी कैलकुलेशन के आगे क्या होगा, माइनस का साइन होगा, तो ये माइनस के 5 के आगे भी क्या होगा, माइनस का साइन होगा, और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अभी समझ में आया, रेट कभी भी नेगेटिव नहीं होती। मजे की बात, रिएक्टेंट के केस में आप माइनस का साइन लगाते हो ताकि आंसर हमेशा प्लस में आए। किस किस को समझ में आ गया, जस्ट राइट डाउन चैट सेक्शन की यस सर समझ में आ गया, क्या बात बताइए आपने, पहली बार समझ में आ गया। तो किस किस को समझ में आ गया, ये माइनस का साइन एक्चुअली आपके आंसर को पॉजिटिव बना रहा है, क्योंकि रेट कैन नेवर बी नेगेटिव, रेट कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, और ये माइनस का साइन इसको पॉजिटिव बना रहा है। बल्ले बल्ले, जिंदगी में पहली बार समझ में आया समझ में आ गया। ये एग्जांपल दिए बेटा, तुम खुद ही देख लो, तुम्हारे सामने क्लियर हो गया। तो मैंने तुम्हें ग्राफ समझा दिया, मैंने तुम्हें ये भी समझा दिया कि माइनस का साइन क्यों लगा, मैंने तुम्हें ये भी समझा दिया प्रोडक्ट के केस में तो पॉजिटिव होता है, प्रोडक्ट के केस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो प्लस ही लगाते हो। माइनस केस कब लगाते हो, रिएक्टेंट के केस में लगाते हो। समझ में आ गया। तो आपसे कहा जा सकता है प्रोडक्ट के केस में लिखो या फिर रिएक्टेंट के केस में लिखो, समझ में आ गया। दोनों में आंसर सेम ही आएगा, अलग नहीं आएगा, पर लिखने का तरीका अलग अलग है और कुछ नहीं।
क्लियर है? बल्ले बल्ले। तो चलो, तो फाइनली हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये बेसिक समझनी जरूरी थी, समझ में आ गया? कई बच्चों को तो बेसिक समझ नहीं आती है, तो वो समझना जरूरी है। तो यही ग्राफ था। प्रोडक्ट के केस में ग्राफ कैसा आता है? एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग। रिएक्टेंट के केस में ग्राफ कैसा आता है? एक्सपोनेंशियली डिकेइंग। अगर T1 देखो, अब T1 पे कॉन्सेंट्रेशन C1 है और T2 पे कॉन्सेंट्रेशन C2 है, तो अगर आपको यहां पर कोई बोले रेट ऑफ रिएक्शन लिखो, तो रिएक्टेंट के केस में कैसे लिखा जाएगा? माइनस ऑफ dR/dt, ठीक है? और प्रोडक्ट के केस में कैसे लिखा जाएगा? dP/dt। समझ में आ गया? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। माइनस का साइन क्यों लगाया? क्योंकि रिएक्टेंट है। और ये माइनस एक चीज और इंडिकेट करता है, क्या? ये माइनस ये बताता है कि वो पर्टिकुलर चीज घट रही है। समझ में आया? ये साफ, ये माइनस क्या बताता है? कि ये जो रिएक्टेंट है बेसिकली रिएक्शन में घट रहा है। समझ में आ गया? ये एक और चीज इंडिकेट करती है। बहुत बढ़िया। एंड फाइनली अगर कोई पूछे रेट का यूनिट बताओ, अरे तो रेट का यूनिट क्या है जरा समझो। रेट आप कैसे निकाल रहे हो? आप रेट निकाल रहे हो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ऊपर आपने कॉन्सेंट्रेशन लिखा है, नीचे टाइम लिखा है, तो रेट की यूनिट क्या हो गई? देखो, कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट क्या होता है? मोल पर लीटर। कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट क्या होता है? मोल पर लीटर। टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकंड। टाइम का यूनिट अगर मान लो टाइम सेकंड में लिया तो सेकंड लिख दोगे, खत्म कहानी। कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट मोल पर लीटर। टाइम का यूनिट कहां लिखोगे? सेकंड लिख दो, मिनट लिखो, तुम्हारी मर्जी है। तो ये हो गया मोल पर लीटर पर सेकंड, ये यूनिट हो गया रेट का। सबको समझ में आ गया? बल्ले बल्ले। चलो अब हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, जरा आप चेक करो। एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस रेट। जरा आप चेक करो। देखो, रेट को भी लिखने के दो तरीके होते हैं। एक तो होता है एवरेज रेट, जहां पर आप डेल्टा P/डेल्टा T, कुछ नहीं है, सिंबल का चेंज है, सिर्फ यहां पर डेल लगाते हो। ऐसा क्यों करते हो थोड़ी देर में बता देता हूं। तो एवरेज रेट को डेल से लिखा जाता है, जबकि अगर आप इंस्टेंटेनियस रेट लिखोगे तो उसमें डिफरेंशिएशन का डी लगाओगे। समझ में आ गया? तो क्या फर्क है? इसमें डेल लगाया, इसमें डी लगाया। अब दोनों में क्या फर्क है मैं आपको समझाता हूं, जरा समझना। डेल कब लगाते हो, डी कब लगाते हैं? तो देखो, आप डेल और डी कब लगाते हो वो मैं आपको समझा देता हूं। दैट्स वेरी इजी। तो मेरी बात ध्यान से सुनना। आपके पास जो ग्राफ दिए हुए थे, जरा उस ग्राफ को मैं दोबारा बनाता हूं। मान लो कि प्रोडक्ट इस तरह से इंक्रीज हो रहा है कॉन्सेंट्रेशन और टाइम के रिस्पेक्ट में। समझ में आ गया? अगर आपके पास बोले कि भैया ये देखो, ये टाइम T1 है, इसमें कॉन्सेंट्रेशन C1 है, ये टाइम T2 है, इसमें कॉन्सेंट्रेशन C2 है, तो इन दैट केस यू हैव अ फाइनाइट टाइम इंटरवल। यहां पर एक फाइनाइट टाइम इंटरवल है। समझ में आ गया? इस केस में जो आप रेट निकाल रहे हो उसमें यही लिखा जाएगा डेल्टा P/डेल्टा T, क्योंकि आपके पास पर्टिकुलरली एक फाइनाइट टाइम इंटरवल है, देयर इज एन इंटरवल। तो यहां पर आप कैसे लिखोगे? दैट इज C2 - C1 T2 - T1। आ गया समझ में? ये तो हो गया एवरेज। इसको क्या बोलते हैं? एवरेज रेट कैलकुलेशन। तो एवरेज रेट कैलकुलेशन में यू हैव अ फाइनाइट टाइम। एवरेज रेट कैलकुलेशन में क्या होती है? यू हैव अ फाइनाइट टाइम इंटरवल। फाइनाइट टाइम इंटरवल। समझ में आ गया? ये देखो, तुम्हें दिखाई दे रहा है कि ये T1 है, ये T2 पॉइंट है। इस तरह से आप ग्राफिकली निकाल सकते हो। समझ में आ गया? ये तो समझ में आ गया। मतलब ये ऐसी बात हो गई क्या कि तुम घर से चले स्कूल पर गए। ये तुम्हारा घर है, ये तुम्हारा स्कूल है। कोई तुमसे पूछे तुम्हारी स्पीड क्या थी, तो तुम क्या करोगे? स्कूल से घर तक की डिस्टेंस d2 - d1 अपॉन T2 - T1 ऐसे फाइनाइटली निकालोगे कि स्कूल से घर तक का डिस्टेंस कितना है, उसका आप डिफरेंस ले लोगे, है ना। लेकिन मान लो कि अगर तुम स्कूटी चला रहे हो, बुम बुम बुम, है ना, धूम मचा ले, ऐसे करके चलते जा रहे हो, अचानक से पापा कॉल करते हैं, ओए हीरो क्या स्पीड है तेरी। तो तुम, अब पापा ने फोन किया और तुमने जैसे ही अपने मीटर पे देखा कि 70 किलोमीटर पर आवर, दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड, जहां पर टाइम इंटरवल नहीं है, तुम्हें तुरंत बताना है। तो जहां पर तुम्हें तुरंत बताना है उसी को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस। मतलब अगर कोई तुमसे पूछ ले कि बताओ इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे तुम्हारी स्पीड या रेट क्या है ना, तो इसको क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इंस्टेंट पे पूछ लिया, इसी इंस्टेंट पे, तो इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ता है? इसका स्लोप निकालना पड़ता है ना। ओवरऑल तुम्हारे को सिर्फ इतनी बात बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर कोई यहां पर इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या है? टाइम इंटरवल जो होता है ना डेल्टा टी, वो 10 to 0 होता है। मतलब टाइम इंटरवल है ही नहीं, तुम्हें इंस्टेंटली बताना है, बस इतना सही फर्क होता है। इज दिस क्लियर? तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, अगर आपको एवरेज रेट पूछी जाए तो डेल निकालोगे, और अगर आप इंस्टेंटेनियस रेट पूछी जाए तो डी निकालोगे, और कोई फर्क नहीं होता, सिर्फ इंस्टेंटली पूछा है बताओ इस इंस्टेंट पर आपकी स्पीड कितनी है।
समझ में आ गया, ये मतलब है। अब हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट हमारे पास रेट लॉ एंड डिफरेंशियल एक्सप्रेशंस। नाउ दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। यहां पर रेट लॉ, इसको समझने की जरूरत है। ये क्या कहता है, देखो सिंपल सी बात है, कोई भी केमिकल रिएक्शन किस स्पीड से होगी वो डिपेंड करेगा तुम्हारे पास रिएक्टेंट कितना है। बात ध्यान से सुनना, कोई भी केमिकल रिएक्शन उसकी स्पीड डिपेंड करेगी तुम्हारे पास रिएक्टेंट कितना है। आ गया समझ में? तो एक्सपेरिमेंटली उसको कैसे लिखा जाता है, जो रेट लॉ लिखा जाता है वो एक्सपेरिमेंटली लिखा जाता है। नाउ दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, रेट लॉ कैसे लिखा जाता है, ठीक है, तो उसको हम लोग समझेंगे। रेट लॉ, उसके बाद डिफरेंशियल एक्सप्रेशंस पे चलेंगे। रेट लॉ कैसे लिखा जाता है, मान लो तुम्हारे पास एक रिएक्टेंट है, उससे तुम क्या बना रहे हो, प्रोडक्ट। और आप एक्चुअली, अब मैं इसको आर और पी से नहीं लिखता हूं जिससे कंफ्यूजन होगा। मान लो तुम्हारे पास ए है जिससे तुम क्या बना रहे हो, बी बना रहे हो। और अच्छा कर लेते हो तो तुम एक काम करो, इसको भी हटा के लिख लो, ए प्लस बी विल गिव यू सी। अब तुम्हें पता लग गया कि इसके अंदर ए और बी क्या है, रिएक्टेंट है, और सी क्या है तुम्हारे पास, प्रोडक्ट है। समझ में आ गया? अब अगर कोई तुमसे पूछे कि इसका रेट लॉ लिखो, तो रेट लॉ यानी कि रेट का नियम वो ये कहता है कि जितना तुम्हारे पास रिएक्टेंट होगा ना, रेट उतनी ज्यादा होगी। ऑब्वियसली यार, जब तुमने रिएक्टेंट लिया ही नहीं, सपोज करो तुम्हें कोई केमिकल, तुम्हें चाय बनानी है, ध्यान से समझना, तुम्हें चाय बनानी है, तुमने बर्तन रख दिया और नीचे से आग जला दी, चाय बन जाएगी क्या? मेरी बात का जवाब दो। तुम्हारे घर पे मेहमान आए, ठीक है, और तुम्हें चाय बनानी है। अब तुमने चाय, किसी ने मजाक मजाक में बोल दिया हवा की चाय बना दो, तो तुमने तो बर्तन रख दिया और नीचे से आग लगा दी, चाय बन जाएगी क्या? बताओ मुझे, क्या बर्तन रखने से चाय बन जाएगी? जब तक तुम उसके अंदर दूध नहीं डालो, जब तक पानी नहीं डालो। अरे तुम दूध और पानी डाल ही नहीं रहे हो तो कहां से बनेगी चाय? आ गया समझ में? तो केस सारा इतना ही है कि रेट डिपेंड करता है कि रिएक्टेंट तुमने रिएक्टेंट कितना लिया है। तो फाइनली रेट लॉ भी यही कहता है, जरा समझो। रेट लॉ ये कहता है कि द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। अभी खत्म नहीं हुआ ये, और ये रेट लॉ एक्सपेरिमेंटल डेटा है, थ्योरेटिकल नहीं है। ध्यान से सुनना जो मैं कर रहा हूं। वो कहता है कि रेट एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर एक्स एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर वाई। एक्स क्या है? एक्स है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए। वाई क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू बी। और इनको क्या बोला जाता है? ऑर्डर्स। ये कैसे निकाले जाते हैं? ये एक्सपेरिमेंट से निकाले जाते हैं, इसके बिना तुम इसको निकाल नहीं सकते हो। These things are calculated only by experiments। समझ में आ गया? यहां पर ये जो x और तुमने जो y लिखा है, बेटा ये जो x लिखा है और ये जो y लिखा है, ये एक्सपेरिमेंट के बिना तुम कैलकुलेट कर ही नहीं सकते हो। बिना एक्सपेरिमेंट कैलकुलेशन नहीं होती। समझ में आ गया? अब इसी के लिए, जिसको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलते हैं, इसी के लिए तुम्हें अलग अलग डेटा दिया होता है, एक्सपेरिमेंटल डेटा, जिसे तुम्हें निकालना होता है। सिंपल सी बात है। समझ में आ गया? अब यहां से तुम्हारा खेल शुरू होता है। ओवरऑल x हो गया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू a, y हो गया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू b। x और y की वैल्यू एक्सपेरिमेंटली निकाली जाती है, और रेट को अगर ढंग से लिखें तो रेट r इज इक्वल टू, रेट लो कैसे लगता है देखो। अब आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो तुम क्या लगाओगे? कांस्टेंट लगाओगे। रेट r इज इक्वल टू k a टू द पावर x एंड b टू द पावर y। इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं रेट लॉ। क्या कहलाता है ये? रेट लॉ। के क्या है यहां पर? के है रेट कांस्टेंट। क्या है यहां पर? रेट कांस्टेंट। समझ में आ गया? और अगर कोई तुमसे पूछे कि फाइनली ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू x प्लस वाई। जो भी एक्सपेरिमेंट, रेट लॉ के अंदर रिएक्टेंट के ऊपर जो भी पावर दे रखी है, ध्यान से सुनना, रेट लॉ के अंदर रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पे जो भी पावर दे रखी है उसको जोड़ दो। मतलब अगर आप x और y को जोड़ दो तो वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। पूरी रिएक्शन का ऑर्डर कितना है? दैट इज x प्लस वाई। समझ में आ गया? तो ये मतलब निकलता है इसका। इसी को रेट लॉ बोलते हैं। सबको समझ में आ गया? रेट लॉ में आप रेट ही लिख रहे होते हो और कुछ नहीं। और k क्या है? रेट कांस्टेंट। अब कोई पूछे k की यूनिट क्या है, तो k की यूनिट को कैसे लिखा जाएगा? k इज इक्वल्स टू रेट ऑफ रिएक्शन डिवाइडेड बाय, देखो रेट वो दोनों नीचे लेके चले जाओ, a टू द पावर x एंड b टू द पावर y।
चलो इसकी यूनिट लिखते हैं। अब आप बताओ रेट की यूनिट क्या थी, थोड़ी देर पहले देख के आए थे, मोल पर लीटर पर सेकंड था ना, मोल पर लीटर पर सेकंड, ये किसकी यूनिट थी, रेट की। नीचे क्या है, कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन, तो इसको कैसे लिखोगे, ये कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट मोल पर लीटर, उसकी कॉन्सेंट्रेशन यूनिट मोल पर लीटर, x प्लस वाई, ऐसे लिख सकता हूं। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, मोल पर लीटर टू द पावर x प्लस वाई, x प्लस वाई को मैं n लिख देता हूं। ये जोड़ोगे ना, इसकी यूनिट क्या होगी, मोल पर लीटर, इसकी यूनिट क्या होगी, मोल पर लीटर, उस पे पावर क्या आएगा x, इस पे क्या आएगा y, दोनों को जोड़ सकता हूं। तो डायरेक्टली लिख देता हूं मोल पर लीटर टू द पावर x प्लस वाई। तो x प्लस वाई को मैंने n लिख दिया, जरा समझो, x प्लस वाई को मैंने क्या लिख दिया, n, और n क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, आया समझ में। तो k की यूनिट क्या हो गई, ये देखो ये मोल पर लीटर दे रखा और यहां पर भी मोल पर लीटर टू द पावर n दे रखा है, तो k की यूनिट क्या हो गई, मैं यहां पर लिखता हूं। तो फाइनली k का यूनिट क्या बन के आ गया, मोल पर लीटर टू द पावर 1 माइनस n, 1 माइनस n लिखूंगा क्योंकि ये क्या है, ये मोल पर लीटर टू द पावर 1 है, ये नीचे है, ये ऊपर चली जाएगी तो माइनस n हो जाएगा। आ गया समझ में, अगर इसको तुम हटाओ तो ये ऊपर जाके माइनस n हो जाएगा और साथ में टाइम इनवर्स आएगा, यानी सेकंड इनवर्स, सेकंड इनवर्स। तो अगर कोई पूछे तुमसे कि k की यूनिट क्या है, k की यूनिट है मोल पर लीटर टू द पावर 1 माइनस n इंटू सेकंड इनवर्स। तो फाइनली ये सारी चीजें अभी थोड़ी देर पहले हमको पढ़नी थी, ये मैंने आपको पढ़ा दी। तो फाइनली ये काम की चीज क्या है, काम की चीज ये है कि रेट लो को लिखा जाता है, रेट इज इक्वल टू k a टू द पावर n, आप सीधे भी लिख सकते हो। मान लो a ही एक रिएक्टेंट है, मान लो a से b तुम बना रहे हो, तो इसके लिए रेट कैसे लिखोगे, R इज इक्वल टू k a टू द पावर n, n क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, k क्या है, रेट कांस्टेंट, k की यूनिट क्या होती है, k की यूनिट होती है मोल पर लीटर टू द पावर 1 माइनस n और सेकंड इनवर्स या फिर टाइम इनवर्स। समझ में आ गया, -1 है, ये ध्यान रखना, ठीक है। किसी को समझ ना आए तो इधर ये लो -1। क्लियर है सब लोगों को, क्लियर हो गया। k क्या है यहां पर, रेट कांस्टेंट, ये किस किस को समझ में आ गया, रेट कांस्टेंट। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनना, इसी रिएक्शन के लिए तुम थोड़ी देर पहले रेट की इक्वेशन लिख के रहे थे, क्या लिखे थे, माइनस ऑफ dA बाई dt, लिखे थे कि नहीं लिखे थे, लिखे थे कि नहीं लिखे थे, बताओ। इसी इक्वेशन के लिए अगर मैं बोलूं रेट लिख के बताओ, क्या लिखोगे, माइनस ऑफ dA बाई dt लिखोगे, क्योंकि A क्या है, रिएक्टेंट है। अब ये भी रेट है, ये भी रेट है, तो दोनों को बराबर लिख दूं। और अगर मैं दोनों को बराबर लिख दूं, ये देखो ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, ये भी रेट है और वो भी रेट है, तो दोनों को बराबर लिख दूं तो क्या लिखूंगा, माइनस ऑफ dA बाई dt विच इज इक्वल्स टू k a टू द पावर n। इसी को बोलते हैं डिफरेंशियल एक्सप्रेशन, इसी को क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन। समझ में आ गया, इसको क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल एक्सप्रेशन। और इन्हीं डिफरेंशियल एक्सप्रेशन से आप इंटीग्रेटेड रेट लो निकालते हो, इसी को इंटीग्रेट करके आप रेट लो निकालते हो, 0 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री, इनके। समझ में आ गया, किस किस को समझ में आ गया। तो मैंने ये जो इक्वेशन लिखी ये 1 और ये जो इक्वेशन लिखी ये 2, इन दोनों को बराबर इक्वेट कर दिया, वो भी रेट है ये भी रेट है, एक के रिस्पेक्ट में, तो मैंने ऐसे लिख दिया। और यहीं से ही आप इंटीग्रेटेड रेट लो निकालते हो। किस किस को समझ में आ गया, जिसको समझ में आ गया ऐसे करो चैट सेक्शन में, तुणुक तुणुक धुन तुणुक तुणुक धुन तुणुक तुणुक धुन ता दा दा करके बता। सर नाम ले लो, अंशु शर्मा, क्या हो गया बेटा, मनीषा, आ गया समझ में, तुणुक तुणुक धुन तुणुक तुणुक धुन तुणुक तुणुक धुन ता दा दा। क्लियर है सब लोगों को, बहुत बढ़िया। किस किस को आ गया, बहुत बढ़िया। आज ये कौन है, अच्छी फोटो लगा रखी है। अच्छा, आजकल मेरे कहने पर, मतलब मेरे तो क्या कहने पर, तुम लोग अच्छे दिखते हो, बड़े अच्छे अच्छे लोगों ने फोटो लगा रखी है, दैट्स रियली गुड। पता है, इससे कॉन्फिडेंस पैदा होता है, सच बता रहा हूँ। कई लोगों को ना कॉन्फिडेंस की बड़ी कमी होती है, वैसे सोचता है कि एक सेल्फ स्टीम की कमी होती है, वो सोचते हैं कि यार पता नहीं अपन कैसा दिखते हैं, लोग अपने बारे में क्या सोचते हैं। तुम बिंदास फोटो लगाओ, समझ में आ गया, और चैट में बैठ जाओ और इंतजार करो कि मेरी नजर कब तुम्हारी फोटो पे पड़ जाए और कब तुम हीरो बन जाओ। डरने का नहीं जिंदगी में, तुम प्राउड फील होगा कि अरविंद अरोड़ा मुझे जानता है। समझ में आ गया, देखो मेरी फोटो लगाई और 4 लोगों ने दांत निकाले, मेरा खून बढ़ गया, अरविंद सर मुझे जानते हैं। समझ में आ गया, से ये बात है।
चलो तो अब हम लोग आगे चलते हैं, इसी को इंटीग्रेटेड रेट लॉ के लिए यूज करेंगे। तो फाइनली रेट क्या होता है एक बार फिर से थोड़ा सा देख लो। फाइनली देखो रेट क्या होता है। अगर ये इक्वेशन है, ये स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है ए बी सी डी, और अगर मैं कोई बोलूं तो रेट लॉ लिख के बताओ, तो कैसे लिखोगे? रेट लॉ ये कहता है आर इज इक्वल टू के ए टू द पावर एक्स बी टू द वाई। एक्स और वाई एक्सपेरिमेंटली निकलते हैं, के रेट कांस्टेंट है, एक्स वाई को ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं, मैं तुम बता चुका हूं। और फाइनली ये देखो, ये तुम पहले पढ़ के आए थे, ये तुमने अभी पढ़ा, दोनों को इक्वेट कर दो, ये तुम्हारे पास क्या कहलाता है? डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाता है। अब इसी को यूज करके हम लोग क्या करेंगे? इंटीग्रेटेड रेट लॉ निकालेंगे। लेकिन उससे पहले व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलैरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जरा समझो। मैं आपको सिंपली समझाता हूं जिससे आपको ज्यादा समझ में आएगा। देखो, मैं अगर कहूं तुमसे कि मुझे तुमसे मोहब्बत है ये क्या हो गया? तो देखो, अगर मैं कहूं तुमसे मॉलिक्यूलैरिटी और ऑर्डर में क्या फर्क है, ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलैरिटी एंड ऑर्डर, तो अंश बेटा, अंश इधर देख लो, अंश बेटा फोटो लगा के आना, अंश अगली बार नाम लूंगा मैं तेरा। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलैरिटी एंड ऑर्डर, आई विल टेल यू। सो मान लो आपके पास है ना H2 और Cl2 आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, और सपोज करो कि ट्वाइस ऑफ HCl बना रहे हैं। मान लो H2 एंड Cl2 आपस में रिएक्ट करके ट्वाइस ऑफ HCl बना रहे हैं, ऐसा कुछ है, ठीक है, ये केमिकल रिएक्शन है। अब देखो जरा, अगर मैं कहूं कि चलो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होएगा, अगर आप इसका रेट लिखो तो रेट कैसे लिखोगे? रेट R इक्वल्स टू के H2 की कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर x एंड Cl2 की कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर y। और x और y की वैल्यू कैसे निकली? ये Cl2, मैंने थोड़ा सा गंदा लिख दिया, राइटिंग तो मेरी खराब ही है माशाल्लाह, तुम्हें पता ही है। तो अगर मैं यहां पर लिखने जाऊं तो ये H2 होता है, H2 की कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर x एंड Cl2 की कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर y। और ये x और y जो वैल्यूज हैं बेसिकली वो कैसे निकलेंगी? एक्सपेरिमेंट से निकलेंगी, ऐसे नहीं निकाल सकते। तो जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, यही तो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में इन दोनों को जोड़ दो, ये एक्सपेरिमेंटली निकलता है। समझ में आ गया? बट मॉलिक्यूलैरिटी क्या होती है? मॉलिक्यूलैरिटी का मतलब होता है कि इस सिंपल केमिकल रिएक्शन में, जिसमें जो केमिकल रिएक्शन एक ही स्टेप में हो जाती हो, सिंपल तरीके से हो जाती हो, उसमें कितने मॉलिक्यूल्स ने पार्टिसिपेट किया, दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलैरिटी। आप लोग मुझे बताओ कि इसमें कितने मॉलिक्यूल्स ने पार्टिसिपेट किया है, बताओ। इस पूरी केमिकल रिएक्शन बैलेंस केमिकल रिएक्शन है, इसमें एक मॉलिक्यूल ये पार्टिसिपेट कर रहा है, एक मॉलिक्यूल ये पार्टिसिपेट कर रहा है, तो मॉलिक्यूलैरिटी कितनी हो गई? 2। समझ में आ गया? इसका मतलब क्या हुआ? मॉलिक्यूलैरिटी एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, समझ में आ गया? मॉलिक्यूलैरिटी एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है जो सिर्फ ये बताता है कि टोटल कितने मॉलिक्यूल केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। समझ में आ गया? तो मॉलिक्यूलैरिटी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, जबकि ऑर्डर एक एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है। ध्यान रखोगे, है ना? अब इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो दैट्स वेरी इजी, क्लियर है बड़ा आसान, बस बच्चे डरते हैं और कुछ नहीं, बल्ले बल्ले। चलो, तो अब देखो टोटल क्या है, यहां पर सीन क्या निकल के आ रहा है। मॉलिक्यूलैरिटी क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज टेकिंग पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन। मैंने आप ये बोला कि कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर, उसको मॉलिक्यूलैरिटी बोलते हैं। जबकि यहां पर क्या होता है? सम ऑफ द पावर ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स ऑफ द रिएक्टेंट स्पीसीज इन द रेट लॉ। ऑर्डर क्या होता है? किसी रेट लॉ के अंदर रिएक्टेंट की पावर का समेशन ही ऑर्डर होता है, ये मैंने आपको बताया था। दैट इज द मेन डिफरेंस। मॉलिक्यूलैरिटी एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, जबकि ऑर्डर एक एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है, ये एक्सपेरिमेंट से ही आएगा। इज दिस क्लियर? और तीसरा, डिराइव्ड फ्रॉम द रिएक्शन मैकेनिज्म। और ये जो मॉलिक्यूलैरिटी होता है वो सिर्फ रिएक्शन मैकेनिज्म से निकाला जा सकता है, जबकि इसको सिर्फ आप रेट एक्सप्रेशन से निकाल सकते हो। ये आपको ध्यान रखना है, वो मैकेनिज्म से निकलता है, ये रेट से निकलता है। वो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, ये एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है। वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, ये पावर की समेशन है। आ गया समझ में? चलो, और चौथा क्या है? दिस इज ऑलवेज अ होल नंबर। यहां ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉलिक्यूलैरिटी हमेशा एक होल नंबर होता है। आप खुद ही सोचो, मैं तुमसे कहूं कि कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट किए, तो तुम ये थोड़ी बोलोगे एक पूरा था एक आधा था सर, अल्लाह, ऐसे तो नहीं बोल सकते। अरे मॉलिक्यूल लोगे तो तुम पूरे ही लोगे ना, आधे थोड़ी लोगे, ऐसे थोड़ी बोलोगे। अच्छा, कोई तुमसे कहे तुमने कितने मॉलिक्यूल चाय पत्ती डाली है? सर एक चाय पत्ती का दाना मैंने पूरा लिया था, एक चाय पत्ती के दाने को मैंने तोड़ा। यू कांट से दैट ना। तो बेसिकली ये मॉलिक्यूल्स कितने पार्टिसिपेट किए, दैट इज ऑलवेज अ होल नंबर। आप यूं बोलोगे एक लिया, दो लिया, एंड मॉलिक्यूलैरिटी कैन नेवर बी जीरो। अरे जब तुम बोलोगे मॉलिक्यूलैरिटी जीरो है, अरे तो गधों, तुमने कुछ लिया ही नहीं तो रिएक्शन कहां से होगी? सो इट इज ऑलवेज अ होल नंबर। होल नंबर में जीरो मत काउंट कर लेना। सो दिस इज 1 2 3 4,
और इट कैन नेवर बी मोर देन 4। मोलिकुलरिटी 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 3 से ज्यादा हो ही नहीं सकती, और डेसिमल नंबर होगा नहीं, एक होल नंबर होगा। आ गया समझ में? बस यही फर्क है, आपको ध्यान रखना है। जबकि ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, ऑर्डर में बी नेगेटिव, ऑर्डर में बी जीरो, ऑर्डर में बी पॉजिटिव, ऑर्डर में बी फ्रैक्शन, ऑर्डर में बी मम्मी, ऑर्डर में बी पप्पा, ऑर्डर में बी दद्दा, व्हाटएवर, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। समझ में आ गया? ऑर्डर कैन एनीथिंग, आप लिख लो, ये काम आएगा। जिसको ये समझना आए, मॉलिक्यूलैरिटी क्या हो सकती है, या तो 1 या 2 या 3, बस। इनफैक्ट 3 से ज्यादा तो होती ही नहीं है, बस खत्म हो गया। क्योंकि अगर 3 से ज्यादा हो रही है तो वो केमिकल रिएक्शन एक्चुअली सिंपल केमिकल रिएक्शन नहीं है, कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शन है, तो उसमें मोलिकुलरिटी काउंट ही नहीं होती। उसमें मोलिकुलरिटी सिंपल स्टेप की जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है उसी में काउंट होती है, और वो भी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में भी या तो 1 होगी या 2 होगी या 3 होगी, इससे ज्यादा होती नहीं। बट देखो ऑर्डर भाई साहब, ऑर्डर भाई साहब तो नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, जीरो भी हो सकते हैं, डेसिमल नंबर यानी कि फ्रैक्शंस भी हो सकते हैं। ओ माय गॉड, उलाला उलाला, समझ में आ गया? ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। ऑर्डर ऑर्डर होता है, जज साहब का ऑर्डर होता है, जज साहब तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तो मतलब समझ गए हो तुम लोग? समझ में आ गया? सही है, आपको ध्यान रखना है। चलो तो अब आगे वाले आगे भी चलते हैं। अच्छा एक और है, एप्लीकेशंस फॉर द एलिमेंट्री, मतलब मोलिकुलरिटी बेसिकली किन पे एप्लीकेबल होता है? एलिमेंट्री रिएक्शंस पर। एलिमेंट्री का क्या मतलब होता है? सिंपल केमिकल रिएक्शंस पे। जबकि ये आप किसी पे भी लगा सकते हो, ये एलिमेंट्री या कॉम्प्लेक्स किसी पे लगा सकते हो। एलिमेंट्री का मतलब होता है जो एक स्टेप में खत्म हो जाए, कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जो कि एक स्टेप नहीं, 2 स्टेप लेगी, 3 स्टेप लेगी, वो मतलब है। चलिए अब हम रेट लॉ देखते हैं। अब मैं आपको ना ड्राइव नहीं कराऊंगा, मैं पहले ही बता चुका हूं कि ड्राइव हम ऑलरेडी बहुत लेक्चर्स ले चुके हैं, एक ही शॉट में खत्म करना है। अब हम रेट लॉ पढ़ेंगे सबसे पहले जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। किसके लिए पढ़ोगे? जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ऑर्डर में भी जीरो। व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्डर में भी जीरो? एन की वैल्यू जिसके लिए जीरो, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? आप कोई भी रेट लो, मान लो कि तुम बोलो कि ए से बी बनाया और मैंने बोला तुम इसका रेट लिखो, क्या लिखोगे? के ए टू द पावर एक्स, ये लिखोगे रेट लो, सही है। अब ये कहता है एक्सपेरिमेंटली आप ऐसी केमिकल रिएक्शन पकड़ो जिसका ऑर्डर जीरो, मतलब एक्स की वैल्यू जीरो। समझ में आ गया? अगर एक्स की वैल्यू मैं जीरो रख दूं तो किसी की भी पावर जीरो लगाओगे, मैं तुम्हारी पावर जीरो लगा दूं तो तुम 1 बन जाओगे। मजे की बात देखो, तुम कहते हो अगर मान लो किसी से बदला लेना हो तुम्हें नहीं किसी से बदला लेना हो और उसकी धनराशि इतनी है, वो बिलियनियर और मिलियनियर है, जीरो ऐसे लगा रखे हैं, कोई पूछेगी भाई तुम्हारी वर्थ कितनी है? हमारे पास बैंक में इतना बैलेंस है। ओह माय गॉड, है ना? और तुम वैसे तो बदला ले नहीं सकते और तुम ठहरे मैथमेटिशियन, तुम्हें बदला लेना है, बोले तेरी वर्थ इतनी है, अब बता तेरी वर्थ कितनी है? किसी की भी पावर 0 1 होती है, जानते हो क्या? तो फाइनली उसकी वर्थ अब कितनी है? 1 रुपया। इसको बोलते हैं इलॉजिकल जोक्स। चलो, इज दिस क्लियर? सपोज करो किसी से बदला लेना है, तो पैसा कितना वाला? ऐसा इतना पैसा है, आज मैं तेरे से कॉपी पे बदला लूंगा, मैथ के तरीके में बदला लूंगा, उसकी पावर 0 कर देना तुम। 1। तो किसी की भी पावर 0 कितनी होती है? 1। समझ में आ गया? सो यहां पर a टू द पावर 0 कितनी होगी? 1। तो व्हाट यू मीन बाय दैट? फाइनली जो रेट है वो बेसिकली क्या है? सिर्फ रेट कांस्टेंट के बराबर है, मतलब उसकी रेट चेंज ही नहीं हो रही टाइम के रिस्पेक्ट में, वो कांस्टेंट है। समझ में आ गया? तो फाइनली रेट जो है रेट कांस्टेंट के बराबर तब होती है जब जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है, x की वैल्यू 0 होगी। समझ में आ गया? इसका मतलब रेट कांस्टेंट है, एंटायरली टाइम पे डिपेंड नहीं कर रही, वो कांस्टेंट ही है। इज दिस क्लियर? सबको समझ में आ गया? हाँ। तो अब हम चलते आगे। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम लोग थोड़े से फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए अगर आप ध्यान से समझना, आप सीधे सीधे समझा रहा हूं, अगर आप रेट लिखोगे तो उसका मतलब क्या होगा? R इक्वल्स टू K A टू द पावर 0। दैट्स व्हाई दिस इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन, बिकॉज़ द पावर इज 0। समझ में आ गया? और अगर इसके लिए इंटीग्रेटेड रेट लो लिखना हो तो कैसे लिखोगे? नाउ दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। इंटीग्रेटेड रेट लो लिखा जाता है AT इक्वल्स टू A0 माइनस KT। ये है बहुत आसान, ये निकालना इतना आसान है, बट मैं तुम्हें क्योंकि वन शॉट में करवाना है तो सीधे सीधे मैं याद करा रहा हूं। इसके बड़े लेक्चर्स ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूं। अब इसको याद करने का तरीका क्या है? AT क्या होता है? दैट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट एनी टाइम, विच इज इक्वल्स टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट
टाइम इज इक्वल टू 0 यानी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन माइनस के इंटू टी। के क्या है? रेट कांस्टेंट। टी क्या है? टाइम। एंड दैट्स वेरी इजी। ये पता है क्या है? y इज इक्वल टू mx। जरा ध्यान से देखो, y इज इक्वल टू mx प्लस c। अब ये तुम्हें तो दिख नहीं रहा होगा, तो मैं तुम्हें समझाता हूं। मान लो कि अगर मान लो इसी से वो ग्राफ बना है बेसिकली, तो मैं आपको समझाता हूं। at क्या है? कॉन्सेंट्रेशन एट एनी टाइम। ए नोट क्या है? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। के क्या है? रेट कांस्टेंट। और टी क्या है? टाइम। ठीक है, इसका कंपैरिजन करना। ये y है, ये c है, माइनस ये m है और ये x है। अब देखो y की जगह क्या लिखोगे? y एक्सिस पर 80। देखो तुमने लिखा है, ये रहा 80। ठीक है, x एक्सिस पे क्या लिखोगे? ये रहा x एक्सिस टाइम। तो इधर तुमने क्या लिखा? टाइम। आ गया समझ में? और c मतलब y एक्सिस से कहां से कट के चल रहा है वो, ये रहा। दिख रहा है सब लोगों को? c की वैल्यू कितनी है? a नॉट। तो देखो ये रही a नॉट। ये तुमको जिसको मैथ आती है वो उसको बड़े आसानी समझ में आ रहा होगा। मतलब y एक्सिस पे कहां काटता है। और इसका स्लोप कितना है? m की वैल्यू k है। इसका स्लोप देख लो, और k भी नहीं है, वो माइनस का k है। जरा देखो m, ये क्या है? y इक्वल्स टू mx माइनस c। तो यहां पर अगर कंपैरिजन करोगे, mx प्लस c होता है ना, आप फॉर्मूले में तो ऐसा होता है mx प्लस c। तो m की वैल्यू कितनी है? कंपेयर करो माइनस का k। समझ में आ गया? mx प्लस c लिखते हो ना, y इक्वल्स टू mx प्लस c एक ऐसी लाइन होती है जो कि y एक्सिस पर कहीं काट रही होती है, और अगर स्लोप उसका नेगेटिव है, देखो स्लोप की वैल्यू माइनस का k है, तो इसका मतलब वो नीचे की तरफ जा रही है। आ गया समझ में? इसको याद करने का तरीका बहुत आसान है। किसी भी टाइम पे अगर आप लोगों को कंसंट्रेशन निकालनी है, तो इनिशियल कंसंट्रेशन में से, क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटेगी, तो इनिशियल कंसंट्रेशन में से kT माइनस कर दो, बात खत्म। और यहां पर एक और कॉन्सेप्ट होता है हाफ लाइफ का। हाफ लाइफ का कॉन्सेप्ट क्या होता है? हाफ लाइफ वो टाइम पीरियड है जहां पर कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन की आधी रह जाएगी, a नोट बाई 2 ही रह जाएगी। मतलब शुरू में मान लो तुमने कॉन्सेंट्रेशन लिया 100, अब रह गया वो 50, तो आधा हो गया बस। तो उसमें कितना टाइम लगा उसी को हाफ लाइफ बोलते हैं। समझ में आ गया? तो इसको कैसे लिखा जाता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन में? दैट इज a नोट बाई 2k। ये भी निकाल सकते हो, बड़ी बात नहीं है। तो हाफ लाइफ इन द केस ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज a नोट बाई 2k। अब ये सारे फॉर्मूले तुम्हें याद होने चाहिए। अब अगर मान लो किसी को याद नहीं हुए, है ना, तो जिसने पढ़ नहीं रखे उसको थोड़ी दिक्कत आएगी। अब मैं आपको ये सारी चीजें जो सामने लिखी है, रेट कांस्टेंट की, यहां पर अगर कोई पूछे रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी, तो देखो वो भी निकालनी बड़ी आसान है। मैंने तुम्हें के का यूनिट याद करवाया था। के का यूनिट क्या होता है? दैट इज मोल पर लीटर टू द पावर 1 माइनस एन, एंड यहां पर होता है टाइम इनवर्स या फिर सेकंड इनवर्स। याद है? अब एन की वैल्यू कितनी है? 0, क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो एन की वैल्यू 0 रख दो। के की यूनिट कितनी आ जाएगी? मोल पर लीटर एंड माइनस 0, सॉरी 1 माइनस 0 यानी 1, और साथ में क्या आ रहा है? टाइम इनवर्स यानी कि सेकंड इनवर्स। तो ये यही यूनिट आ रही है। ये देखो दिखाई दे रही है सब लोगों को? अब मान लो किसी को याद नहीं हुआ, तो देखो इसको याद करने का सिंपल तरीका है, मैं आपको समझाता हूं। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए अगर किसी को याद करना है तो सिंपल तरीका है। अब एक बार जब तुमने देख लिया तो दूसरी बार मेरे साथ याद करो, लिख लिख के, है ना। हम ह्यूमन बीइंग है, वी आर इंसान का बच्चा। यस, वी आर नॉट नहीं समझ गए? तो वी आर इंसान का बच्चा, वी नीड टू राइट डाउन ईच एंड एवरीथिंग। तो कैसे याद करोगे? देखो, अगर कोई पूछे कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, तो तुम बोलोगे आर इक्वल्स टू के, ए की पावर कितनी होगी? 0। फाइनली आर इक्वल्स टू के ऐसे लिखा जाएगा फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। पहली चीज तो इसके लिए इंटीग्रेटेड रेट लो क्या होगा? AT इज इक्वल्स टू A नॉट माइनस KT। बहुत इजी है। मैं क्या कर रहा हूं, इनिशियली तुमने मान लो 100 लिया था, 100 में से घटाओ KT। समझ में आ गया? वो किसी भी टाइम पे आपको क्या दे देगा? कॉन्सेंट्रेशन। क्लियर है? इसके लिए पूछे कोई हाफ लाइफ बता दो, तो कैसे लिखोगे? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को 2k से डिवाइड करना है। अभी हमें कैसे याद होगा? हाफ लाइफ है, नीचे 2 लगा रहे हो इसीलिए, पर फंडे सिर्फ इसी में लगाना जो बोल रहा हूं। और k क्या है? रेट कांस्टेंट। क्लियर है? अब बोलू k की यूनिट क्या होगी? k की यूनिट जनरली क्या होती है? मोल पर लीटर टू द पावर 1 माइनस एन, और साथ में टाइम इनवर्स। तो n की वैल्यू 0 रख दो, तो k की यूनिट क्या होगी? मोल पर लीटर टाइम इनवर्स। मोल पर लीटर टाइम इनवर्स। ये लो। अब किस किस को याद हो गए? 4 फॉर्मूले याद करने में जिसकी जान निकल गई है भाई, तुम राम भरोसे हो। अभी तुम अमेजोन पे जाओ, चड्डी ऑर्डर करो। आजकल तो टर्म्स वाले भी चड्डी दे रहे हैं, मेरे नाम की चड्डी मिल रही। चलो बताओ यहां पर किस किस को समझ में आ गया? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ किस किस को समझ में आ गया? 4-5 फॉर्मूले कौन कौन याद कर लेगा? बोले नहीं सर हम याद कर लेंगे, बड़ी बात नहीं है सर। क्या बड़ी बात है सर?
व्हाट इज दिस सर? क्या बड़ी बात है सर, जीरो ऑर्डर रिएक्शन 4 फॉर्मूले हैं सर, व्हाट इज दिस सर? याद हो गया? किस किस को याद हो गया? जस्ट राइट डाउन चैट सेक्शन। याद हो गया? ईएमआई पर चड्डी लेगा तू? इसे मैं ईएमआई में चड्डी लूंगा बेटा, इतने बुरे दिन आ गए हैं। ऐसे नहीं है, ऐसा कौन उल्लू का बट्टा है जो दुकान पे जाके बोलता है भैया चड्डी कितने की है? 70 रुपए की। भैया 10-10 रुपए 7 दिन में दूंगा। ऐसे नहीं बोलता। चलो क्लियर हो गया सब लोगों को? दिस इज हाउ यू कैन आंसर इट। चलो अब हम आगे चलते हैं। तो फाइनली ये सारी इक्वेशंस आपको याद हो गई। चलो तो अब हम लोग चलेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बाद किस पे चलेंगे? जरा देखें, ये सारा याद हो गया सब लोगों को? बल्ले बल्ले याद हो गया। अब हम चलेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की तरफ। कहां चल रहे हैं हम लोग? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की तरफ। तो देखो फर्क क्या है जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर के अंदर। एकदम से स्लाइड थोड़ी चेंज नहीं हुई है, जरा देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या फर्क होता है जीरो ऑर्डर से अगर फर्स्ट ऑर्डर की तरफ जाओगे तो व्हाट इज द डिफरेंस बाय द वे? सो जीरो ऑर्डर से भाई साहब ने सीधी लिख दी, मैं क्या लिखूं, इस जगह ही नहीं है। चलो तो मैं आपको समझाता हूं जरा, इसके लिए मुझे खाली स्लाइड चाहिए। तो जीरो ऑर्डर से अगर कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की तरफ जाना चाहे तो व्हाट डू यू मीन बाय दैट? मैं समझाता हूं। कोई नहीं, मैं हूं ना। किसका है ये तुमको इंतजार? मैं हूं ना। अगर कोई बोले फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तो मैं देखो याद करा रहा हूं। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? उसका रेट कैसे लिखा जाएगा? रेट a इक्वल्स टू a टू द पावर कितना होगा? 1, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। सबको समझ में आ गया? बल्ले बल्ले। किस किस को समझ में आ गया? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का मतलब होता है ये, लिख लिए। अब कोई बोले कि इसके लिए बताओ इंटीग्रेटेड रेट लॉ लिख के बताओ। IRL इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ। कैसे लिखोगे? एंड दैट्स वेरी सिंपल। इसको लिखा जाएगा, देखो तुमने जीरो ऑर्डर के लिए क्या लिखा था? AT इक्वल्स टू A0 माइनस KT लिखा था कि नहीं लिखा था? तो तुम्हें क्या करना है, देखो शॉर्ट फॉर्म, शॉर्ट तरीका बताता हूं। इस केस में सिर्फ तुम इतना करना, log लगा देना, नेचुरल log। नेचुरल log ऑफ AT इज इक्वल्स टू नेचुरल log ऑफ A0 माइनस KT। खत्म कहानी। इतना कर लोगे? नेचुरल log। अब किसको नहीं पता कि log बेस E को नेचुरल log कहा जाता है? वो किसके बराबर होता है? 2.303 log बेस 10 के बराबर होता है। इतना सा याद कर लेना। मतलब इस सारी इक्वेशन को तुम log बेस 10 में भी बदल सकते हो। तुम बायो के हो, लेकिन ये मत सोचना कि हम कैसे करेंगे। सारे बायो के बच्चे स्मार्ट होते हैं, ठीक है? दे आर वेल अवेयर स्मार्ट। समझ में आ गया? तो सिंपल है। और फाइनली अगर कोई तुमसे पूछे कि इसकी हाफ लाइफ कितनी है तो होता है 0.693/K। दिस इज द हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फिक्स है। या फिर इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, ln ऑफ 2/K। ln मतलब नेचुरल लॉग ऑफ 2/K, ये भी इसका आंसर है। तो इतने से फॉर्मूले याद करने, किस किस को याद हो गया? बल्ले किस किस को याद हो गया? जल्दी से बताओ चैट सेक्शन में लिख के। तो मैं एक और चीज कराऊं, तो क्या क्या याद करना है? ये जीरो ऑर्डर थी तो ये फर्स्ट ऑर्डर हो गई। समझ में आ गया? और ln का मतलब होता है log बेस E। उसको log बेस 10 में कन्वर्ट करना है तो तुम्हें ये करना पड़ेगा। ये तुम्हारी जानकारी के लिए बताया, ये मैथ का एक फॉर्मूला है। फिर T हाफ लाइफ क्या होती है? 0.693/K, यानी कि ln ऑफ 2/K भी कहते हैं। दिस इज ln ऑफ 2/K, मतलब नेचुरल लॉग ऑफ 2/K। अब मैं तुम्हें जो चीज बताने जा रहा हूं उसको सुनना। ये तुम्हें इक्वेशन याद हो गई क्या? ये वाली मेन तो यही है, मेन इक्वेशन यही है। दिस इज द स्टारेबल इक्वेशन। अब मैं इसी के थ्रू मैं तुम्हें कुछ बताने जा रहा हूं, उसको सुनना तुम, ठीक है? देखो अब जो बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। अब मैं क्या बताने जा रहा हूं जरा समझो। अब आपको पता लग गया कि नेचुरल लॉग ऑफ AT विच इज इक्वल्स टू नेचुरल लॉग ऑफ A0 माइनस KT। पता लग गया तुम लोगों को? यही इक्वेशन थी फर्स्ट ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटेड रेट लो, ठीक है? नहीं थी? मैं क्या करता हूं, मैं KT को साइड ले लेता हूं। अगर मैं KT को यहां ले आऊं, KT को यहां ले आया तो ये वहां चला जाएगा। लेके जाओ, नेचुरल लॉग ऑफ A0 माइनस क्या लिखा हुआ है? नेचुरल लॉग ऑफ AT लिख सकता हूं। अब लॉग की प्रॉपर्टी लगाओ इसके अंदर, तो KT इक्वल्स टू क्या हो गया? इसको लिख सकता हूं नेचुरल लॉग ऑफ A0/AT लिख सकता हूं। ये तो पता होगा, log ऑफ A माइनस log ऑफ B क्या होता है? log ऑफ A/B। जानते हो लॉग में प्रॉपर्टी होती है। अब नेचुरल लॉग को आप log बेस 10 में बदल लो, तो KT इक्वल्स टू क्या हो गया? 2.303 log बेस 10। नेचुरल लॉग से हम लोग नॉर्मल लॉग पे आ गए। नॉर्मल लॉग की वैल्यूज आपको दी होती है। A0/AT ये फॉर्मूला है जो आपको ध्यान रखना है। नाउ दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट।
फाइनली जो सबसे ज्यादा काम की चीज है वो ये है कि अगर आप यहां से k की वैल्यू निकालो तो वो कितनी आएगी 2.303 बाई टी log ऑफ a नॉट बाई 80। यही है फॉर्मूला जो तुम्हें याद करना है, इसी पे सारे न्यूमेरिकल आते हैं। यही है तुम्हारा फॉर्मूला जो तुम्हें याद करना है और इसी पे सारे न्यूमेरिकल आते हैं। मैंने आपको सारा करके दिखा दिया, कुछ नहीं किया मैंने, यहां से k की वैल्यू निकाल ली तो t नीचे लेके चला गया और कुछ नहीं किया। समझ में आ गया? और जो नॉर्मली log लिखा है वो log बेस 10 ही होता है, तुम्हारी जानकारी के लिए बताता हूं। अगर 10 नहीं लिखा है तो वो नॉर्मल log ही है। समझ में आ गया? और अगर नॉर्मल log ना होता तो फिर यहां e लिखा हुआ होता, तो डोंट वरी अबाउट दैट। और वैसे भी ये 2.303 जो लिखा है बेसिकली ये सेल्फ इंडिकेशन है कि भैया ये log बेस 10 है, log बेस e नहीं है, और ये आपकी कैलकुलेशन को आसान बनाता है। समझ में आ गया? तो ये किस किस को समझ में आ गया? जस्ट राइट डाउन चैट सेक्शन। बेटा आकाश तू आज कह रहा है चश्मा हटाओ, कल कहेगा तुम जैकेट हटाओ, परसों कहेगा टी शर्ट हटा दो, फिर कहेगा निक्कर हटा दो, तो मैं कैसे आऊंगा भैया? नेचुरली अपने शरीर के साथ ही आ जाऊं, है ना? तेरे ऑर्डर मानता फिरूं, शाड़ा कहीं का। बताओ जल्दी से बताओ किस किस को समझ में आ गया? ये अब याद कर रहे हैं तुम लोगों को, क्लियर है सब लोगों को? याद कर लोगे अब तुम लोग, ये सारा याद कर लेना, ठीक है? अब बस इसी की ब्याह पे सारी चीजें हैं, वही तुम्हें याद करनी है। अब देखो आगे, तो फाइनली जीरो ऑर्डर के बाद कहां जा रहे हैं? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की तरफ जा रहे हैं। चलो सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कैसे लिखा जाता है? फर्स्ट ऑर्डर को 1 इंटीग्रेटेड रेट लो क्या होता है? देखो ln ऑफ 80 माइनस kt प्लस ln ऑफ a नॉट, मतलब ln ऑफ a नॉट माइनस kt। अगर इसका ग्राफ बनाओगे तो ये लिखो y इक्वल्स टू क्या है? y इक्वल्स टू mx प्लस c। तो ये c है, ये y है, ये x है और ये m है। तो ग्राफ कैसा बनेगा? ये रहा। समझ में आ गया? सिर्फ एक लाइन बनेगी जो कि जिसका स्लोप क्या होगा? नेगेटिव। दोनों में फर्क क्या है? यहां पर ln ऑफ 80 लिखा जाएगा बजाय 80 के, यहां पर ln ऑफ a नोट लिखा जाएगा बजाय a नोट के। यही होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सबको समझ में आ गया? t हाफ का वैल्यू कितना होता है? 0.693 बाई k। अब एक और सवाल इससे पूछा जाता है, कहता है आप k की यूनिट बताओ। व्हाट इज द यूनिट ऑफ k? k का यूनिट क्या होगा? तो k का यूनिट वैसे होता क्या है? दैट इज मोल पर लीटर टू द पावर 1 माइनस n टाइम इनवर्स, यही होता है ना? अब तुम क्या करोगे? n की वैल्यू 1 रख दो, 1 माइनस 1 0, किसी की भी पावर 0 1 होती है, तो k की यूनिट क्या निकल के आएगी? टाइम इनवर्स। या फिर k की यूनिट देखो सीधी पहचानी, अगर k की यूनिट दे रखा है सेकंड इनवर्स, या फिर मिनट इनवर्स, या फिर आर इनवर्स, या फिर डे इनवर्स, वो इटसेल्फ इंडिकेट करेगा कि वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। जब k की यूनिट दे रखी हो सेकंड इनवर्स, मिनट इनवर्स, आर इनवर्स, डे इनवर्स, ईयर इनवर्स, तो इसका मतलब क्या होगा? वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। याद रखोगे? बस तो ये ध्यान रखना। चलो अब हम लोग आगे चलते हैं। फाइनली इसका यूनिट होता है सेकंड इनवर्स, मतलब जरूरी नहीं है सेकंड, वो मिनट में दे रखा हो तो मिनट इनवर्स, कुछ भी टाइम के रिस्पेक्ट में, और कुछ नहीं होता। चलो अब अपन आते हैं बेसिकली सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की तरफ। तो सेकंड ऑर्डर का भी याद कर लो, ज्यादा नहीं कराऊंगा, बस लास्ट है। ऐसे ही करके अगर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन को देखोगे तो उसका रेट होता है r इक्वल्स टू k a टू द पावर स्क्वायर। ये स्क्वायर लिखा मतलब सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, याद रखोगे। हाफ लाइफ इसकी ध्यान रखना कैसे निकालते हो? दैट इज t हाफ इज इक्वल्स टू 1 अपॉन a नोट n माइनस 1, ये t हाफ वैल्यू होती है। क्लियर है? ये आपको ध्यान रखना, ये हाफ लाइफ है बेसिकली। आप इसमें किसी भी ऑर्डर की हाफ लाइफ निकाल सकते हो, मतलब ये फॉर्मूला उस वे से दिया हुआ है, ध्यान रखोगे। दिस इज नॉट सेकेंड ऑर्डर, दिस इज फॉर एनी काइंड ऑफ ऑर्डर। और बेसिकली यहां प्रोपोर्शनैलिटी लिखा होना चाहिए। मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता देता हूं कि इसके अलावा अगर आप टी हाफ की वैल्यू किसी भी ऑर्डर के लिए निकालना चाहो तो वो a नोट टू द पावर कितनी होती है? प्रोपोर्शनैलिटी होती है a नोट टू द पावर n माइनस 1। तो ये आपको ध्यान रखना है। दिस इज नॉट ओनली फॉर सेकेंड हाफ, दिस इज फॉर एनी, मतलब आप n की वैल्यू आप 2 रख दो तो 2 माइनस 1 कितना होगा? 1। यानी कि सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए जब आप टी हाफ निकालोगे, ठीक है, वो प्रोपोर्शनल होगा 1 अपॉन एन ए नोट के। बस ये कहने की कोशिश कर रहा हूं मैं, ये सबके लिए है। क्लियर हो गया? चलो तो अब हम लोग यहां पर सब कुछ कर चुके हैं, अब हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन 10 क्वेश्चन वही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फायदा नहीं है। लेकिन उससे पहले
धमाका है 7500 में, पूरा का पूरा क्रैश कोर्स अवेलेबल है 2021 का बेटा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, ए नीट कूपन कोड है, लगाओ फटाफट से, ज्वाइन कर लो, काम आएगा। और अब हम चलेंगे टॉप 10 क्वेश्चंस की तरफ। तैयार हो? कितने बच्चे तैयार है? 10 सवाल फटाफट से करेंगे। तैयार हो क्या तुम लोग? आशीष चौधरी, मैंने तेरे से पूछा ही नहीं है, आज तू बोल रहा चश्मा सही नहीं है, कल बोलेगा आपकी गर्लफ्रेंड सही नहीं है, फिर आपका बॉयफ्रेंड सही नहीं है। तो तेरे से पूछा कौन है? तुम्हारे घर का ताऊ लग रहा है क्या? हैं? अलग ही लेवल के ये ऐसे होते हैं, वो ताऊ बनते हैं, घर के ताऊ आए घर पे, बहुत चीज सही को लाग रही, और तेरे से पूछा किसने? चलो, तो अब 10 सवाल, 10 क्वेश्चंस वी विल सी। क्लियर हो गया? चलो पहला सवाल, तैयार हो? फर्स्ट क्वेश्चन, पहला सवाल ये है, Why does the rate of reaction not remain constant throughout the reaction process? पूछा गया बेसिकली कि रेट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट नहीं होती थ्रू आउट द प्रोसेस। क्यों रेट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट क्यों नहीं होती है? रेट ऑफ रिएक्शन नॉट रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस, ये क्वेश्चन है जो कि 2012 और 2009 में पूछा गया है ये सवाल। क्या जवाब दोगे? एक्चुअली ये रेट होती है बेसिकली वो रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड करती है कि रिएक्टेंट कितना है। और बेसिकली क्या है ना, ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन पे तो लागू ही नहीं होता, उसमें रेट कांस्टेंट ही होती है। जीरो ऑर्डर को छोड़ के अगर कोई भी रिएक्शन है वो बेसिकली उसका रेट डिपेंड करता है रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर। समझ में आ गया? तो बेसिकली रेट कैन नॉट बी कांस्टेंट थ्रू आउट द रिएक्शन एक्सेप्ट जीरो ऑर्डर रिएक्शन, बिकॉज रेट डिपेंड करती है रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पे। समझ में आ गया? ये लिख के आना था, क्योंकि रेट डिपेंड करता है रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पे, इसलिए ऐसा होता है। दूसरा सवाल कहता है इफ द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन, ये दिया हुआ है, कहता है देन आइडेंटिफाई द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब ये बहुत ही अच्छा सवाल है, मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, लेकिन बहुत आसान है। अब इसमें ना के की वैल्यू का कोई लेना देना नहीं है। किसका लेना देना है? यूनिट का। के की यूनिट क्या है? सेकंड इनवर्स। अब आप बताओ के की यूनिट अगर सेकंड इनवर्स है तो बताओ वो ऑर्डर क्या होगा? अभी बता के आया था मैं, फर्स्ट ऑर्डर होगा बेटा, सिर्फ इसको देखना है। इज दिस क्लियर? अगर के की यूनिट सेकंड इनवर्स दे रखी हो, देखो इधर सेकंड इनवर्स दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, खत्म हो गया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, और किसी की होती नहीं है। तीसरा सवाल, for the reaction A plus B will give you P, the rate law is given as, ये रेट लॉ दे रखा आपको, पूछता है ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा? बताओ क्या करोगे ऑर्डर के लिए? A की पावर कितनी है? हाफ। B की पावर कितनी है? 2। तो 2 और हाफ कितना होता है? 2.5। समझ में आ गया? 2.5 ऑर्डर आएगा। दैट्स वेरी सिंपल, यू हैव टू ऐड ऑन दिस एंड दिस, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकल गया। आसान है, बहुत बढ़िया। चौथे सवाल पर चलते हैं। डिफाइन द हाफ लाइफ पीरियड। हाफ लाइफ पीरियड होता क्या है? हाफ लाइफ पीरियड टी हाफ क्या होता है? व्हाट इज टी हाफ? ये टी हाफ क्या होता है मैं आपको पहले ही बता के आया था। टी हाफ वो समय है जब रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन, भाइयों बहनों, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन, इधर से आलू डालेंगे उधर से सोना निकलेगा भाइयों बहनों। तो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन की जब आधी रह जाती है उसी को हाफ लाइफ बोलते हैं। समझ में आ गया भाइयों और बहनों, भाई और उनकी बहनों? ध्यान से सुनो, हाफ लाइफ का मतलब क्या होता है? जब आपकी कॉन्सेंट्रेशन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन की आधी रह जाए, टाइम टेकन टू रिड्यूस हाफ फ्रॉम द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, उसी को हाफ लाइफ बोलते हैं। फिर आते हैं 2 नंबर के सवाल पर। 5वां सवाल ध्यान से समझना। अब इसको ना लिखने का वैसे ये अच्छा तरीका नहीं है, बेटर तरीका क्या है? बेटर तरीका इसको लिखने का ये है कि टी हाफ मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अगर ए नोट थी तो अब वो कितनी रह गई? ए नोट बाई 2। इसमें जो भी समय लगेगा उसको टी हाफ कहते हैं। समझ में आ गया ये? चलो 5वां सवाल देखो, 5वां सवाल। तैयार हो 5वें सवाल के लिए? तो 5th क्वेश्चन देखो जरा, 5वां सवाल। अरे आई नहीं रहा, ये रहा 5वां सवाल। क्या कहता है? कहता है फॉर द रिएक्शन H2 प्लस Cl2 HCl H nu लिखा हुआ है। कहता है रेट K, रेट इज इक्वल टू, लिखा है उसने खुद ने, रेट इज इक्वल टू K। ये रेट लिख रहा है, खुद ही रेट लो लिख रहा है, रेट R इज इक्वल टू K। बताओ इससे क्या इंडिकेट होता है? अगर किसी का रेट इज इक्वल टू K है तो आप लोग बताइए जरा, सब लोग बताएंगे यहां पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगी? जल्दी से बताओ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगी अगर रेट K के बराबर है तो? जल्दी से बताओ, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? अगर R रेट K के बराबर है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? अरे कई लोग 1 लिख रहे हैं, बेटा 0 है। कितनी बार बताऊंगा मैं?
अगर R की वैल्यू सीधे K के बराबर है तो वो N की वैल्यू इसका मतलब 0 थी, तभी तो पॉसिबल हुआ, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में थी। ऐसा मत करो तुम लोग। तो अब कहते हैं राइट दी ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी। ऑर्डर तो 0 है, मॉलिक्यूलरिटी 2 है। 2 क्यों है? ये रही 2, ये। और मैं आपको एक पते की बात बताता हूं, सब लोग याद रखोगे। सारे बोलो जय माता दी। अब आप ध्यान से सुनना, मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूं। अगर यहां जो HNU लिखा है, जब भी आपको किसी रिएक्शन पे HNU दिख जाए, HNU का मतलब क्या होता है? सनलाइट। समझ में आ गया? सनलाइट। तो वो रिएक्शन का ऑर्डर हमेशा 0 होगा। लिख लो, काम आएगा। लिख लो, काम आएगा। मान लो ये नहीं भी लिखा हुआ, क्वेश्चन में नहीं दिया है, छोड़ दो, तो ये इटसेल्फ इंडिकेट कर रहा है कि ये 0 ऑर्डर रिएक्शन है। आ गया समझ में? मान लो ये नहीं भी लिखा हुआ, तो ऑर्डर क्या होगा? 0। मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी? 2, क्योंकि एक ये रहा और एक ये करके आए हो तुम। अब कहता है राइट द यूनिट ऑफ K। 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए K का वैल्यू कितना होता है? दैट इज मोल पर लीटर टाइम इनवर्स या सेकेंड इनवर्स। याद है या भूल गए हो? मोल पर लीटर टाइम इनवर्स या सेकेंड इनवर्स K का यूनिट होता है। ये अच्छा सवाल था 2 नंबर का। तो फाइनली सबको पता लग गया। तो मॉलिक्यूलरिटी 2 है, K की ऑर्डर 0 है और मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स ही उसकी यूनिट है। ये आंसर लिख के आना, 2 नंबर पूरे मिलते हैं। अगला सवाल, छठा सवाल क्या कहता है? फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन शो दैट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99% कंप्लीशन ट्वाइस द टाइम रिक्वायर्ड ऑफ 90% कंप्लीशन। कहता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में आप प्रूव करके दिखाओ कि 99% कंप्लीशन में जितना समय लगता है वो एक्चुअली डबल होता है जितना 90% में लगता है। दैट इज द क्वेश्चन ओनली। इसका आंसर कैसे दोगे? आई विल टेल यू। तैयार हो गए? सवाल पढ़ लो सब लोग। तो हमको क्या निकालना है? पहले 99% के लिए निकालना है, फिर 90% के लिए निकालना है और फिर उनका कंपैरिजन करना है। तो मैं आपको करके दिखाता हूं। तैयार हो क्या? जल्दी से बताओ तैयार है, कौन कौन तैयार है? तो मैं इसको करके दिखाता हूं। अब आप ध्यान से समझना इसका आंसर कैसे निकलेगा। ये ऐसे पहले उसने इक्वेशन लिख दी, बट कोई बात नहीं, ध्यान से समझना। आपको पता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में मैंने आपको कहा था ये इक्वेशन बहुत काम की है। क्या बोला था मैंने? ये इक्वेशन बहुत काम की है। क्या है? T is equals to 2.303 K log of initial concentration upon concentration at any time। ये मैंने आपको कहा था, ये याद कर लेना। अभी प्रूव भी करवाई थी, याद है? अब चलो इसमें इसको इक्वेशन को 2 जगह पे लगानी है आपको। पहला तो आपको पकड़ना है व्हेन टाइम 99%, जब आपका पूरा केमिकल रिएक्शन 99% खत्म हो गया है। तो अब बताओ, मान लो कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? 100 में से 99 चला गया तो 80 की वैल्यू कितनी बचेगी? 1। जरा सोचो ना, ये क्या है? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ये फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन तुमने कितनी ली है? 100। फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कितनी बचेगी? भैया 99% खत्म हो चुकी है, तो 1% बचेगी। समझ में आ गया? ये है इनिशियल, ये फाइनली कितनी बच रही है, बस। तो T99 को कैसे लिखोगे? दैट इज 2.303 बाई K। आ गया समझ में? लॉग ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 100, फाइनली कितना बच रहा है? 1। याद रहेगा? किस किस को समझ में आ गया? अच्छा, log 100 का वैल्यू कितना होता है? log 100 का वैल्यू होता है 2। 10⁻², log ऑफ 10⁻² का वैल्यू कितना होता है? 2। तो फाइनली ये वैल्यू कितनी आ रही है? दैट इज 2 × 2.303 बाई K। ये वैल्यू आ रही है T99 के लिए। यस। अब आप इसी चीज को निकालो T90 के लिए। T90 के लिए कैसे निकालोगे? 2.303 सेम K की वैल्यू लिख दी आपने। log ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? 100। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितनी ली? 100। अब 90% खत्म हो गई तो बचेगी कितनी? 10। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया। log 10 का वैल्यू कितना होता है? 1। तो 90% में वैल्यू कितनी आ रही है? 2.303 बाई K। अब आप लोग मुझे बताओ, ये प्रूव हो गया। बताओ व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन T99 एंड T90? खुद ही बताओ क्या रिलेशन है। ये T99 की वैल्यू है, ये T90 की वैल्यू है। क्या समझ में आता है? इसमें सिर्फ ये चीज की कमी है। किसके अंदर? इसके अंदर। तो डबल हो गया। तो फाइनली यहां से प्रूव कर सकता हूं क्या? T99% इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ T90%। अरे इसकी वैल्यू किसके बराबर है? T90। तो ये इसकी जगह मैं T90 रख दूं तो ट्वाइस हो गया ना अपने आप। ये प्रूफ हो गया। किस किस को समझ में आ गया? बल्ले बल्ले, छठा सवाल हो गया। यस।
स्क्रीनशॉट ले लो, 1 2 3 बल्ले बल्ले। चलो तो फाइनली इसका आंसर कैसे निकालना था मैंने तुम्हें बता दिया। तो ये देखो इस तरह से निकालना था, जरा आप चेक कर लो, ये देखो वही है, मतलब इसने इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 1 लेके किया है, मैंने 100 लेके किया है, मेरे को 100 अच्छा लगता है, इसको 1 अच्छा लगता है, आई लव 100, तो इसने 1 लेके किया है, घबराना मत, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम ही आएगा। समझ में आ गया? तो अगर ये 1 है तो लास्ट में कितना बचेगा, 1 में से 99 घटा दो तो इतना बच जाएगा, वो कितना होता है 10⁻⁴। इसलिए कहता हूं ये गंदे गंदे से डेसिमल आ रहा है, तो मैंने क्या किया, मैंने 100 लेके किया। समझ में आ गया? इसने 1 लेके किया है, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, लास्ट में डबल ही आएगा। इस तरह से सोल्व करना है, ठीक है? ये बहुत गंदा गंदा कर रखा है, इसका कोई मतलब नहीं है, मैंने आपको शॉर्ट में समझा दिया है कैसे करना है। समझ में आ गया? ऐसे ही 90% के लिए निकालोगे तो उसका ये देख लो, सेम ही तो आ रहा है, सब कुछ बदला क्या, वो ट्वाइस है, ये है, डबल आएगा लास्ट में, इतना बड़ा बड़ा कर रखा वो मतलब नहीं है। समझ में आ गया? बल्ले बल्ले। अगला सवाल देखो, 7वां सवाल क्या कहता है, राइट टू डिफरेंस बिटवीन द ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलैरिटी। ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी में 2 डिफरेंसेस लिखो, बहुत आसान है, ये तो अभी पढ़ के आए हो। क्या लिखोगे? ऑर्डर क्या होता है, पावर का समेशन, रेट लो में जो रिएक्टेंट की पावर होती है उसका सम कर दोगे तो वो ऑर्डर होता है। जबकि मॉलिक्यूलैरिटी क्या होती है, कितने मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन, उसको मॉलिक्यूलैरिटी बोलते हैं। ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, इट मे बी नेगेटिव, इट मे बी पॉजिटिव, इट मे बी 0, इट मे बी फ्रैक्शन, बट जो मॉलिक्यूलैरिटी एक होल नंबर होता है, 1 2 3, बस ये 2 अंतर बताने थे, 2 नंबर पूरे आ जाते। अगले सवाल पर 3 मार्क का क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है आपसे द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेकन 30 मिनट्स फॉर 50% कंप्लीशन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में 50% पूरा होने में 30 मिनट लगता है। समझ में आ गया? तो कहता है दैट कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 90% कंप्लीशन फॉर द रिएक्शन। तो आपको यह बताना है कि 90% कंप्लीशन में कितना समय लगेगा। बहुत आसान सवाल है और इनफैक्ट उसने log 2 का वैल्यू भी दे दिया है, खुद ही दे दिया उसने। तो देखो इसको कैसे सोल्व करोगे। तो अगर आपको 90% निकालना है तो पहले तो आप इसको पकड़ो, 50% का मतलब क्या होता है, टी हाफ दे रखा आपको इस क्वेश्चन में, आपको टी हाफ की वैल्यू दे रखी है, कितनी है, 30 मिनट। तो आप इससे आप क्या निकाल सकते हो, जरा सोचो। टी हाफ का फॉर्मूला क्या होता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, 0.693/K, याद है आप लोगों को? ये टी हाफ का वैल्यू 0.693/K, तो K की वैल्यू निकाल लो। K की वैल्यू क्या होगी, K और ये 0.693/T हाफ, यानी कि 30 से डिवाइड कर दो। सबको समझ में आया क्या? K की वैल्यू निकल गई। अब अगर K की वैल्यू निकल गई तो फिर तो कोई नहीं है, रिएक्शन में कुछ है ही नहीं। तो आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए पता है T इक्वल टू क्या होता है, 2.303/K, पता है क्या नहीं पता, ये इक्वेशन log ऑफ A0/80। अब आप टाइम किसके लिए निकालना है, 90% के लिए, तो क्या करोगे, यहां लिखोगे T90 विच इज इक्वल टू 2.303/K। K की वैल्यू कितनी हो रही, 0.693/30, ठीक है? तो ये होगा 0.693 इंटू 30, log ऑफ कितने के लिए निकाल रहे हो, कह रहे हैं 90% कंप्लीशन के लिए। तो डेटा तो दिया नहीं शुरू में कितना है, तो आप मान लो शुरू में 100 था, मान लेते हैं कि शुरू में 100 था, 90% खत्म हो गया, फिर कितना बचा, 10। शुरू में 100 था, 90% खत्म हो गया, तो कितना बचा, 10। तो log ऑफ 10 की वैल्यू 1 होती है। तो आपको T90 कंप्लीट करना है तो आपको सिर्फ इतना सा कैलकुलेशन करना है। देखो आ गया समझ में, ये सेकंड में आंसर देगा आपको। log 10 की वैल्यू 1 होती है, सिर्फ इतना सा कैलकुलेशन करना है, आंसर आ गया। किस किस को समझ में आ गया, बल्ले बल्ले। तो जिसको समझ में आ गया तो ध्यान से इसको देखो, दैट्स वेरी सिंपल। K की वैल्यू निकाल लो, T हाफ की वैल्यू दे रखी है, ये आपका आंसर आ गया। अच्छा 30 मिनट दे रखा तो मिनट में आंसर आएगा, तो वो भी मिनट में आएगा फिर आंसर, क्योंकि 30 मिनट दे रखा है तो मिनट इनवर्स में आएगा। समझ में आ गया? तो आगे की वैल्यू क्या है, 2.303/K। K की वैल्यू आपको पता है वो रही log 100/10, सेम चीज जो इसने करी है। तो फाइनली आंसर कितना आ गया, 99.69 मिनट। इस तरह से आंसर निकालना है। चलो अब 9वां सवाल क्या कहता है, द रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 60 सेकंड। रेट कांस्टेंट की वैल्यू दे दी, K की वैल्यू। हाउ मच टाइम इट विल टेक टू रिड्यूस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट टू 1/10 पार्ट। ठीक है, रिएक्टेंट टू इट्स 1/10, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का 1/10 ही बचे। अगर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन में 100 लिया है तो लास्ट में 1/10 का मतलब क्या हो गया, 10 बचे। 100 को 10 से भाग दे दो, 10 बचे। तो क्या है इस सवाल में, कुछ नहीं है, उल्लू बनाया है। तो फाइनली जरा आप चेक करो कैसे लिखोगे, दैट्स वेरी सिंपल। तो क्या पूछा है, हाउ मच टाइम, तो टाइम T, 1/10 का मतलब हो गया आपसे 90% ही पूछ रहा है। समझो जरा,
इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का 1/10 ही रह जाए। इनिशियल 100 है, 100 का 1/10 मतलब 100/10 कितना, 10 ही बच जाए, तो 100 की 10 बच जाए, इसका मतलब 90% पूरा हो गया। उल्लू बनाया कुछ नहीं है, 1/10 का मतलब क्या हो गया, 90% के लिए पूछ रहा है वो, 90% कंप्लीशन हो गई। तो इसको कैसे लिखोगे, यहां पर क्या लिखोगे, 2.303 बाई के की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी है, 60 सेकेंड इनवर्स, तो 60 साथ में क्या आएगा, log ऑफ, शुरू में 100 था, फाइनली आपका 1/10 ही रह गया, 100 का 1/10 रह गया, आ गया समझ में, लास्ट में 10 ही बचा। तो ये इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, तो 2.303 को 60 से डिवाइड करना है, ये लो क्या है इसके अंदर, दैट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो इसको ऐसे सोल्व करना है, सबको समझ में आ गया क्या, ये देखो सेम काम करेगा और कुछ नहीं है इसके अंदर, सिंस सेकंड ईयर में तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। 1/10 का मतलब आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, चाहो तो शुरू में मान लो R नोट था तो R की वैल्यू 1/10 रह जाएगी, तो R नोट की वैल्यू 10R हो गई, ऐसे कर लो, चाहे खुद ही रख लो ना, मान लो 100 थी, 100 की 10 ही बचेगी, कैसे भी कर लो, कान ऐसे पकड़ो वैसे पकड़ो, खुद ही देखो, R से R कैंसिल हो गया, log 10 का वैल्यू 1 होता है, 2.303 को 60 से भाग देना था, यही मैं कर रहा था। फाइनली आंसर क्या आ गया, ये रहा 2.303 बाई 60, log 10 का वैल्यू 1 होता है, 60 से भाग दोगे कितने सेकंड आएंगे, यही 0.03824, यही किया था अपन ने भी, उसने भी यही किया, कान पकड़ने का तरीका। अब आखिरी सवाल जो 5 नंबर का है, क्या कहता है, 5 नंबर का सवाल ये कहता है, फॉर द हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल एसीटेट इन एक्वस सॉल्यूशन दिस रिजल्ट इज गिवन। ये रिजल्ट दिया है, क्या है, जब 0 सेकंड था तो कॉन्सेंट्रेशन एसीटेट की कॉन्सेंट्रेशन 0.6 थी, जब 30 सेकंड था तो 0.3 रह गई, मतलब 30 सेकंड के अंदर आधी हो गई, फिर 30 से 60 पे गए तो फिर 30 की कितनी रह गई, फिर आधी। अब ये कहता है आपसे कि प्रूफ करो, शो दैट दिस फॉलोइंग रिएक्शन इज स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। स्यूडो लगा दिया आपने, दिखने में पानी भी है लेकिन पानी का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसलिए स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर है। फर्स्ट ऑर्डर क्यों है, आप खुद ही देखो, हर एक हाफ लाइफ में कॉन्सेंट्रेशन आधी हो रही है, पहले 0 से 30 पे गए तो ये 0.6 से 0.3 हो गया, इसको प्रूव भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, मैं आपको बता देता हूं कैसे करना है। एंड फाइनली पूछता है कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन फॉर 30 to 60 सेकेंड। तो ये सवाल है, कैसे करोगे, आई विल टेल यू। ये आपको टेबल दे रखी है, अब इस टेबल के अंदर क्या क्या सारी वैल्यू तो दे रखी है, आप खुद ही सोचो, आप प्रूव करना चाहते हो कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। पहले तो बताता हूं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर का मतलब क्या होता है। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर का मतलब होता है कि अगर आपने ये एसीटेट लिया CH3COCH3 लिया, उसको अगर आपने पानी में डाल दिया, पानी में क्या होता है HOH, तो पानी भी है यहाँ पे रिएक्टेंट के तौर पे, लेकिन पानी का कोई फर्क नहीं पड़ता, फाइनली क्या बना के देगा, CH3COOH प्लस CH3OH। CH3COOH मतलब एसिडिक एसिड बना के देगा, और ये बना के देगा आपको एल्कोहल। अब होने को तो 2 रिएक्टेंट है, लेकिन इसका रिएक्शन से कोई लेना देना नहीं है। पानी तो तुम कॉम्प्लीमेंट्री डालते हो, पानी हर जगह डालते हो, कोई भी रिएक्शन करवानी हो, डालते हो कि नहीं डालते हो, है ना, तो पानी को कोई लेना देना नहीं है, इसलिए इसको बोलते हैं ये रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ इस पे डिपेंड करती है ना, इसलिए इसको स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर कहते हैं। प्रूव भी कर सकते हो इसको, कैसे, अब एक काम करो, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितनी दे रखी है 0.6 से 0.3 पे जाते हो, के की वैल्यू निकाल लो। तो पहला केस ले लो, ये इन दोनों से के की वैल्यू निकालो, के की वैल्यू कैसे निकलेगी, के इक्वल्स टू 2.303 बाई टी। देखो टी, टाइम टी कितना है 30 सेकेंड, 0 से 30 मतलब 30 सेकेंड, तो 30 log ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 0.6, फाइनल कितनी है 0.3, 0.6 बाई 0.3 क्या मतलब हुआ, log 2, समझ में आ गया। log 2 का वैल्यू कितना होता है 0.3010, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 2.303 इंटू 0.3010 डिवाइडेड बाई क्या है 30, यही आई, ये k की वैल्यू आ गई। अब यही k की वैल्यू आप आगे भी कैलकुलेट करोगे तो सेम आनी चाहिए। मान लो मैं इन दोनों को ले लूं तो भी k का वैल्यू निकालो, देखो सेम आ रहा है क्या, सेकंड वाला पकड़ो, k इक्वल्स टू 2.303। अब कितना समय है, 0 टाइम पे 0.6 था, 60 सेकंड में कितना हो गया 1.15, तो अब टाइम कितना लूंगा 60, log ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 0.6 डिवाइड बाय फाइनल कॉन्सेंट्रेशन 0.15, यही है। तो ये log 4 आ रहा है, ध्यान से देखो, log क्या है 0.15
4 जा 0.6 log 4 आ रहा है, समझ में आ गया। log 4 का मतलब क्या होता है, log 2 to the power 2, log 4 का मतलब 2 log 2 होता है, तो इसको रख दूंगे तो क्या आएगा, log 4 का मतलब होता है 2 log 2, log 4 का मतलब क्या होता है 2 log 2, तो ये मतलब हुआ 2 log 2 की वैल्यू कितनी होती है, log 2 का वैल्यू होता है 0.3010 डिवाइडेड बाई, ये देखो log 4 का आता है ना, log 4 का वैल्यू क्या होता है 2 log 2, तो 2 इंटू 0.3010 डिवाइड बाई 60, ये लो 2 से 30 सेम आ रहा है, ऊपर भी सेम है, देखो ये 2.30 कंपेयर करो, ऊपर ये नीचे भी ये, ऊपर क्या है 3010 नीचे 30 है, यहां पर भी 30 है, ये 2 से आपने 60 को काट दिया तो ये तो 30 आया, तो इसका मतलब पहले केस में और दूसरे केस में k की वैल्यू सेम है। अगर k की वैल्यू सेम आ रही है इसका मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, क्योंकि आपने फॉर्मूला फर्स्ट ऑर्डर का लगाया है। अगर यहां पर दोनों केस में k की वैल्यू सेम ना आती तो इसका मतलब ये फॉलो नहीं कर रहा उसको, आ गया समझ में, ये मतलब निकलता है। तो अभी k की वैल्यू फर्स्ट और सेकंड केस में सेम है, इसका मतलब आपकी ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अब आप इसको इस तरह से देख लो, ये सेम फॉर्मूला लगाना है और आंसर कैलकुलेट करना है, कुछ नहीं है इसके अंदर। पहले आप क्या लोगे, 0 और 30 वाला केस लोगे, 0.6 बाई 0.3 वैल्यू निकाल लो, ये आ रही है, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा भी लिख सकते हो। देखो 2.303 बाई 30 इंटू मैंने भी किया था, मैंने यहां तक छोड़ दिया था, कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे कैलकुलेट करने की क्या जरूरत है। इसी तरह से 60 सेकंड के लिए निकालो, ये देखो 0.6 बाई 0.3 यहां से भी निकालोगे तो ये 2.33 बाई 60 आ रहा है और ये आ रहा है, कैलकुलेट करने पर सेम आ रहा है k की वैल्यू सेम है, इसका मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। समझ में आ गया। फाइनली तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि k की वैल्यू सेम है, क्योंकि आपने रिएक्शन का फॉर्मूला भी आपने फर्स्ट ऑर्डर का यूज किया है, इसका मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। स्यूडो क्यों है, क्योंकि पानी का कोई काम नहीं है। फाइनली आपसे पूछा इसका एवरेज रेट निकालो, तो दैट्स वेरी सिंपल, कैसे निकालते हो एवरेज रेट, एवरेज रेट कैसे निकालते हो, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कॉन्सेंट्रेशन ले लो 0.6 से कितनी होगी 0.3, समझ में आ गया। टाइम कितना है 0 से 30, तो कितना हुआ 0.3 बाई 30। क्या ये फर्जी सवाल है, आप किसी वे में भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, या फिर आप इन दोनों से ले लो, आंसर तो सेम ही आएगा। आप इन दोनों से भी लेना चाहो तो भी ले सकते हो, जैसे इसने इन दोनों से लिया है, इन दोनों से, तो 0.15 0.30 60 माइनस 30, आंसर सेम ही आएगा, चाहे आप इनसे निकाल लो इन दोनों से, चाहे आप इन दोनों से निकाल लो, तुम्हारी मर्जी, आंसर सेम ही आएगा। क्लियर है। तो फाइनली आंसर कितना आ रहा है 5 इंटू 10⁻⁻3। ये आंसर इस तरह से करने हैं। बहुत 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 बधाई हो, बल्ले बल्ले, किस किस को पूरा समझ में आया, एकदम दिमाग में बैठ गया, जिस जिसको समझ में आ गया वो अभी राइट डाउन इन चैट सेक्शन, मजा आ गया ऐसे लिखो, बोले कि सर बहुत मजा आया, जस्ट राइट डाउन इन चैट सेक्शन, उसके बाद हम लोग खत्म करेंगे इसको, जल्दी सी बताओ, जस्ट राइट डाउन चैट सेक्शन, खत्म हो गया, राइट डाउन इन चैट सेक्शन अभी के अभी। मेरे बच्चा पार्टी, याद रखो हम लोग पढ़ाते हैं तो तुम्हारा जज्बा भी चेक करता है कि तुम कितनी मेहनत कर रहे हो। देख लो 8 बजे शुरू किया था, कितना 8:15 बजे, पता भी नहीं लगा 9:42 हो रहे हैं। फाइनली जाते जाते आपसे कहूंगा 2021 का बैच पीसीबी के लिए ज्वाइन कर लो, 10,000 फीस नहीं है, 7,500 है, और ये लिमिटेड पीरियड ऑफर है, 27, 28, 29 के बाद ये खत्म हो जाएगा। मैं आप सभी भी कह रहा हूं कि बाय करो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, ए नीट, जिसको लास्ट सवाल समझ में नहीं आया एक बार इस वीडियो को दोबारा देख लेना, ठीक है, ये रिपीटेड है। चलो इसमें क्या करवाया जाएगा, आप ले सकते हो तो ले लेना, 7,500 रुपए में पूरा कोर्स, पूरा नीट का सिलेबस, डाउट सॉल्विंग सेशंस, 10 फुल टाइम पार्ट टाइम टेस्ट, टिप्स एंड ट्रिक्स, 2-वे इंटरेक्शन, एवरीथिंग इज देयर। तो जाओ फटाफट से एनरोल करो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, ए नीट कूपन कोड है, जाओ। टेलीग्राम ग्रुप है वेदांतु नीट ऑफिशियल, मेरे प्यारे बच्चों, है ना, इसी में आप लोगों को इसका पीडीएफ मिलेगा जो पढ़ाया है मैंने, वहां से डाउनलोड कर लेना, और जाते जाते कहूंगा सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हमारी फैमिली हमारा परिवार है और हमें अपनी फैमिली को आगे लेके जाना है ना। सो चलो, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, दिस इज अरविंद धोड़ा साइनिंग ऑफ, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले सेशन में, टाटा बाय बाय, सिया मिया चिया बाय।